हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 का साइंस अध्याय 4। चैप्टर का नाम परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना कैसे होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों। तो चलिए लेट नहीं करते हैं। हमारी आवाज़ आप सब तक जा रही है? ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करें। ठीक। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला हेडिंग क्या है बच्चों हमारा? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एटम। क्या कहते हैं? एटम। तो क्या होता है परमाणु? परमाणु वह पदार्थ के निर्माण खंड हैं या पदार्थ के सबसे छोटी इकाई है जो 3 उप परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। उस दिन हमने क्या बताया था? परमाणु सबसे छोटी इकाई है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो परमाणु है वो 3 उप परमाणुओं से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आज हम इसी के बारे में ही बात करेंगे बच्चों। ठीक बच्चों। तो अब इसके बाद अभी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ठीक, ये सब आगे चर्चा होगा। ठीक बच्चों। तो सबसे पहले, इससे पहले डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु अविभाज्य है, यानी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि उप परमाणुओं की कणों की खोज से गलत साबित हो गया। कैसा साबित हो गया? गलत साबित हो गया। लेकिन पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये हमेशा याद रखना। ठीक। परमाणु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों, 3 उप समूहों में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे हम सब इलेक्ट्रॉन की खोज। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों की सहायता से जे टॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे टॉमसन ने। कब किया? कब किया? ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक। टॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु की इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। ठीक। ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस पे चार्ज कितना होता है बच्चों? आवेश, चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ सी लिखा है तो डिग्री सेल्सियस में समझना। क्या लिखा है बच्चों? कूलाम। ये यूनिट है आवेश का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? यानी कि मास, वजन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यानी कि किलोग्राम। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटॉन की खोज। अच्छा, वैसे हम जानते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की बच्चों? रदरफोर्ड। किसने की? रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड ने केवल नाम दिया था। क्या दिया था? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नाम दिया था। वैसे हाई स्कूल तक रदरफोर्ड ही है। ठीक। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। ठीक। लेकिन खोजा किसने था? गोल्डस्टीन ने। ठीक। देखते हैं। गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रसिद्ध एनोड किरणों, कैनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की
खोज की। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। किसने किया? गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ने। ठीक। प्रोटॉन के बारे में कुछ तथ्य, बस इतना जानना, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। लेकिन रदरफोर्ड का नाम अगर ऑप्शन में रहेगा तो क्या लगाएंगे? रदरफोर्ड। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन अगर प्रोटॉन की खोज दे दे और ऑप्शन में क्या हो? गोल्डस्टीन दिया हो, तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? गोल्डस्टीन ही लगाएंगे, ना कि रदरफोर्ड। अगर गोल्डस्टीन ना दिया होगा तब क्या लगाएंगे? रदरफोर्ड। ठीक बच्चों, अभी एक फार्मूला हम बता देंगे, उससे ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक बच्चों, आगे। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? वो भी द्रव्यमान था, ये भी वो आवेश था, और ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना था? 1840 या 1840 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कितना? गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए पूछ जाए तो 1840 हमेशा याद रखना, गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक। अब आप बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया? जेम्स चैडविक ने। कैसे किया? जेम्स चैडविक ने हल्के तत्व जैसे लिथियम, बोरान की कणों के साथ भिंडत करवाई। भिंडत मतलब आपस में टकरवाया या लड़ाया। ठीक। आपस में टकराव करवाया। तो जिससे क्या होता है? जिसके कारणवश एक नए कण, जिनका नाम प्रोटॉन के बराबर था, जिनका क्या था? द्रव्यमान जो था किसके बराबर था? प्रोटॉन के। प्रोटॉन वह आवेश रहित थे कि मतलब उस पर आवेश ही नहीं था, की उत्पत्ति सिद्ध की। मतलब न्यूट्रॉन की उत्पत्ति सिद्ध हो गई। इन कणों का नाम क्या रख दिया गया? न्यूट्रॉन रख दिया गया। ठीक बच्चों, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। अब हाइड्रोजन का प्रोटियम समस्थानिक क्या होता है बच्चों? आपने 1H1 1H2 समस्थानिक का नाम ही सुना होगा। 1H1 1H2, तो 1H1 जो होता है वो प्रोटियम होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम, 1H3 ट्राइटियम। ट्राइटियम को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व भी कहते हैं बच्चों। ठीक। आगे। आगे क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। यानी कि अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होगा। और जो परमाणु का द्रव्यमान होगा, किसी भी मास होगा, ठीक, द्रव्यमान, वजन, मास जो होगा किसी भी तत्व एलिमेंट का, वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। जिससे सवाल लगाने में क्या होती है? द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? परमाणु भार को ए से। ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटॉन
P प्लस न्यूट्रॉन N। ठीक बच्चों, तो ये देखो, जो किसी भी परमाणु का भार होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या होता है, योग के बराबर होता है। ठीक बच्चों, आगे आगे हम बात करेंगे परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल के बारे में जब हम बात करेंगे तो उप परमाणविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत विभिन्न मॉडल दिए गए। इनमें से कुछ परमाणु मॉडल इस तरह से है। पहला क्या है बच्चों, थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा क्या है बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तीसरा क्या है बच्चों, बोरबरी का परमाणु मॉडल। ठीक बच्चों, अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, पहला, इन दिनों क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही पाया गया। इसी मॉडल को स्वीकृति दी गई है। इस मॉडल को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। क्वांटम संख्या के मतलब ये 9-10 को छोड़ के उसके ऊपर वाले में पढ़ाया जाएगा क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल, यानी कि क्वांटम संख्या के आधार पर। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना नहीं है, जो 11-12 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, 11-12 का जब वीडियो बनेगा तो उसमें ये सब चीज़ विस्तार से बताई जाएगी। इसलिए हम उतना ही करवा रहे हैं जितना कि तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक, क्योंकि थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड, बोरबरी का परमाणु मॉडल, ये सेम चीज़ हाई स्कूल में भी मिलेगा। ठीक, इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आगे पहला हेडिंग क्या है हमारा बच्चों, थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल भी कहते हैं या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। इनके थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होता है कि तरबूज देखें आप सब, तो तरबूज को आधे पर से काट दो। ठीक, तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो तरबूज में लाल भाग है जो हम खाते हैं वो क्या है हमारा धनावेशित भाग, यानी कि वो धनावेशित है, उस पर धन है। और जो निगेटिव भाग ऋणावेशित होता है वो कैसा होता है, तरबूज के बीज की भांति धनावेशित में क्या होते हैं, धसे होते हैं। इनके कहने का मतलब यही है। ठीक, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिक को यह मॉडल नहीं समझ आया, इसलिए इनको नकार दिया गया। इसलिए इस मॉडल को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, नहीं माना गया। अब इसी पे अब देखो, तरबूज कटा हुआ भाग मान लो, अब फिर यहीं माइनस बीज भर दो। ठीक, पेन खरीदना है बच्चों, जिससे चित्र सही नहीं बन रहा है, पेन ले लेंगे तो उससे अच्छा बनेगा। ठीक, चलो समझ में तो आ ही गया होगा। आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखते हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेजी से चल रहे अल्फा हीलियम नाभिक अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराकर कराई। कैसे कराई बच्चों, सोने की पन्नी से
टकरा कर कराई। अभी लास्ट में हम क्या करेंगे, जो ये चैप्टर कंप्लीट होगा, चित्र के लिए थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देना, ठीक। कम तकरीबन थॉमसन के परमाणु मॉडल के लिए 4 लाइन छोड़ देना, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए तकरीबन 7 से 8 लाइन छोड़ देना, या 5 से 6 लाइन छोड़ देना। और फिर उसके बाद अभी बोरबरी का परमाणु मॉडल भी कराएंगे। तो चित्र मैं लास्ट में बना दूंगा, जो यहाँ पे बना लेना, ठीक बच्चों, क्योंकि चित्र इसमें है नहीं, कॉपी नहीं किया हूँ। तो आगे देखते हैं रदरफोर्ड के परिणाम। तो पन्नी से टकराए, ठीक। सोने की पतली पन्नी ले लिए, मान लो ये क्या हो जाएगी, पतली पन्नी ले लो, मान लो पन्नी है, ठीक। तो ये क्या मान लो, अल्फा कण, ठीक बच्चों, अल्फा कण मान लो। तो इससे क्या होगा कि जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करवाई, क्या करवाई, बमबारी करवाई, या अल्फा कणों का बौछार करवाया, किस पे, सोने की पतली पन्नी पर, ठीक। तो क्या हुआ बच्चों कि कुछ अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। कैसे निकल गए, जैसे आए सीधे निकल गए, ठीक, सीधे निकल गए। इधर से आए सीधे निकल गए। और कुछ अल्फा कण ऐसे आके सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, इधर निकल गए। ये आया, टकराया और इधर निकल गया, ठीक। और लगभग 2000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण जिस मार्ग से आया उसी मार्ग में वापस लौट गया, ठीक। अब इसके परिणाम देखते हैं बच्चों, क्या क्या परिणाम हुआ, ठीक। परिणाम देखो, ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे पन्नी से निकल गए, बिना मुड़े टकराकर सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण निम्न कोण से मुड़ गए, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गए, टकराने के बाद दूसरी दिशा में चले गए, ठीक। इसमें गलती से 12,000 कण लिख दिया है बच्चों, 12,000 नहीं रहेगा, यहाँ पे 20,000 रहेगा। कितना रहेगा, 20,000 रहेगा, ठीक बच्चों। प्रत्येक 20,000 कण में से एक कण वापस आ गया। एक कण क्या हुआ, जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग में वापस लौट गया एकदम, ठीक। तो इसके आधार पे निष्कर्ष क्या निकला, परिणाम तो ये हो गया, निष्कर्ष क्या उसको देखते हैं बच्चों। निष्कर्ष, सबसे पहले अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। जब सीधे निकल गए तो इससे क्या पता चल रहा है कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक बच्चों। दूसरा, क्या है, परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि फिर यहीं से 12,000 लिख उठाया, 20,000 कर लेना। 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आ गया, ठीक बच्चों। आगे, क्योंकि ज़्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ कणों में झुकाव देखा गया, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक के इस खाली भाग
के बहुत छोटे से भाग में मौजूद होता है। जो नाभिक होता है खाली भाग के किस में मौजूद होता है? बहुत छोटे भाग में। ठीक, तो नाभिक की खोज किसने की बच्चों? रदरफोर्ड। किसने की? रदरफोर्ड ने। आगे नाभिक का आयतन देखो बच्चों, कि इसका आयतन क्या होता है? नाभिक का आयतन कितना होता है? 10⁻⁻5 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। परमाणु के आयतन के बराबर कितना होता है? 10⁻⁻5 गुना होता है। अगर परमाणु का आयतन 1 मानेंगे तो नाभिक का आयतन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 गुने 1 गुणे 10⁻⁻5। अगर परमाणु का आयतन 2 मानेंगे तो 2 गुणे 10⁻⁻5। ठीक बच्चों, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी एक चीज़, एक डंडे ले लो या कोई भी चीज़ ले लो गोलाकार आयताकार, तो क्या करते हैं कभी कभी अगर अपनी उंगली पर रोकते हैं, पेन ही या पटरी ले लो, अगर अपने फिंगर पे रख के रोकते हैं तो क्या होता है? कभी इधर टिल होता है, कभी उधर टिल होता है। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, जब एकदम बीचों बीच में अपना फिंगर करते हैं तो क्या होता है? वो फिंगर पे हमारे रुकी रहती है। इससे क्या पता चलता है कि उसी पे क्या होता है? पूरा वस्तु रुका रहता है। तो जिससे क्या पता चलता है बच्चों कि जो नाभिक का द्रव्यमान है, ठीक, नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है? उसके नाभिक पर। या परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है बच्चों? उसके नाभिक पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? रदरफोर्ड के प्रयोग की विशेषता क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या है? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। देखो, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? नाभिक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ उपस्थित होता है? उसके नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक बच्चों, अगला पॉइंट, अगला क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयकार मार्ग में चक्कर लगाता है। वलयकार मतलब एकदम गोलाकार नहीं, थोड़ा लंबवत, ठीक, अंडाकार चक्कर में, ठीक, चक्कर लगाता है। ठीक बच्चों, आगे, नाभिक का आकार परमाणु की आकार के तुलना में काफ़ी कम होता है। कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻5। ठीक बच्चों, अच्छा, परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसका कितना होता है बच्चों? 10⁻5। ओह सॉरी, अभी आगे हम बता दे रहे हैं इसका कितना होता है। ठीक बच्चों, फिर रदरफोर्ड मॉडल की कमी। क्या रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या क्या कमी की, इसको देखते हैं। तो पहला कमी, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाती है, किंतु आवेशित होने के कारण ये अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। मतलब इन्होंने ये नहीं दर्शा पाया, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मान लो ये परमाणु है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? परमाणु के चारों ओर क्या करेगा? वलयाकार चक्कर लगाएगा।
तो इन ये नहीं दर्शा पाए कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो अपनी ऊर्जा लॉस करेगा, ऊर्जा लॉस करेगा तो क्या होगा, वह उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, ठीक। लेकिन इस स्थिति पर इन्होंने कोई विचार नहीं दे पाए। दूसरा पॉइंट क्या था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। मतलब यही क्या थी, यही कमी सबसे बड़ी थी जिसे रदरफोर्ड ने समझा नहीं पाए। इसी कारण इनका भी क्या हुआ हो गया, परमाणु मॉडल रद्द कर दिया गया, गलत कर दिया गया, ठीक बच्चों। आगे बोरबरी का परमाणु मॉडल। बोरबरी का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल की कमी का निवारण बोरबरी के परमाणु मॉडल से हुआ। जो कमी रदरफोर्ड ने किया था, बोरबरी ने उस कमी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। नील्स बोर ने 1912 ईस्वी में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया जिसे निम्नलिखित तत्व मौजूद थे। आगे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोष कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी, हिंदी में भी कोष कहते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन का कोष। फिर निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। विकिरण मतलब खोते नहीं हैं, ऊर्जा को लॉस नहीं करते हैं, ठीक बच्चों। आगे किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। जब इनकी ऊर्जा में बदलाव कब होगा, जब ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे तब इनका स्थान का बदलाव होगा। यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन कक्षाओं का स्थानांतरण के कारण होता है कि जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव आ जाता है, ठीक बच्चों। अगला हेडिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, या परमाणु क्रमांक, किसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, परमाणु क्रमांक, ठीक। किसी भी परमाणु के प्रोटॉनों की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि प्रोटॉनों की कुल संख्या का मान, यानी कि प्रोटॉन की कुल संख्या बराबर परमाणु संख्या, ठीक बच्चों। अगला पॉइंट, परमाणु संख्या के किसी भी परमाणु का परिचायक होता है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। यानी कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, परमाणु क्रमांक, ठीक बच्चों। आगे परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड द्वारा, कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगले टॉपिक क्या है बच्चों हम सबका, अच्छा एक पॉइंट है इसमें, किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो प्रोटॉन बराबर, अभी हमने क्या लिखा था, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक बच्चों। अब अगला हेडिंग क्या है हमारा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित या मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या की योग के बराबर होती है, या जो योग को कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल ए से। यानी कि कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटॉन की संख्या, यानी कि P प्लस
न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि यह। इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमारा? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। इसका दूसरा नाम क्या है? परमाणु भार। ठीक बच्चों, अगला हेडिंग हमारा संयोजकता है। क्या है? संयोजकता। अब संयोजकता के बारे में देखते हैं बच्चों। बोहर-बरी नियम के अनुसार हमें ज्ञात है किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कोई भी परमाणु हो उसके अंत में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हर कोई तत्व अपना, जैसे मनुष्य क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? इसके लिए तपस्या करते हैं। ये हमेशा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं कि हम जन्म मरण की समस्या से दूर हो जाएं। तो उसी प्रकार जो एलिमेंट होते हैं वो भी क्या करना चाहते हैं? अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ये आवर्त सारणी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जो कि कक्षा 10 में है। 9th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जिक्र होगा, तो हम आगे बताएंगे। ठीक बच्चों, फिर हर तत्व अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने से मुक्त या अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब मान लो हमारे पास कुछ पैसे हैं, अब हमें भूख लगी है तो हम क्या करेंगे? पैसे दे देंगे और सामान ले लेंगे। तो जैसे उधारी है, क्या करो? उधारी। तो हमें भूख लगी है तो हम कितने प्रकार से खाना खा सकते हैं? 2 प्रकार से खाना खा सकते हैं। या तो उधार ले के खा सकते हैं, ठीक, और जब हमारे पास पैसा अधिक होगा तो क्या कर देते हैं कि उधार चुका देंगे। तो उसी प्रकार जैसे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो हम क्या करेंगे? या तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागते हैं या तो ग्रहण करते हैं, उधार लेते हैं या तो दान में देते हैं। ठीक, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो दान में दे नहीं सकते हैं पूरा, ठीक, कठिन होगा। तो हम क्या करेंगे? बगल वाले से क्या कहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन उधार दे दो, तो माइनस चार्ज वापस ले लेता है। ठीक, अगर हमारे पास अधिक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे? दान में देके क्या कर लेते हैं? पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक बच्चों, आगे 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में रखने हेतु जो इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता या देता है, इलेक्ट्रॉन की इस संख्या जो लेन देन में उपयोग होती है उसे क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेन देन में जो संख्या उपयोग होती है, जितने इलेक्ट्रॉन दे दिए या ले लिए, वही क्या कहलाती है? हमारी संयोजकता कहलाती है। अब पहला हमारा अगला हेडिंग क्या है बच्चों? जैसे सोडियम Na प्लस होता है, तो अब सोडियम की संयोजकता कितनी है? प्लस का 1। कितनी है? प्लस का 1। Cl माइनस। अब इसकी संयोजकता कितनी है? माइनस का 1। ठीक बच्चों, तो जितना चार्ज होगा किसी भी तत्व पर, जितना चार्ज होगा वह उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। ठीक बच्चों, आगे समस्थानिक। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर हों, परंतु नहीं, सॉरी, क्या है? समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर हो। क्या हो? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणु को क्या कहेंगे? समस्थानिक। ठीक, अभी दिखाते हैं। समस्थानिक क्या होता है बच्चों? जैसे 1, अभी हमने बात किया था 1H1 1H2, ठीक, 1H1, फिर
1H2 फिर 1H3। ठीक बच्चों, अब 1H1 देखो, परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं। 1H1 परमाणु क्रमांक तीनों का क्या है, सेम है, लेकिन परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। इसका एक है, इसे प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूटीरियम कहते हैं, इसे ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव तत्व भी कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे समस्थानिक का उपयोग, इसका उपयोग किस तरह करते हैं इसके बारे में। पहला उपयोग क्या है, यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र ईंधन में, किसमें, परमाणु संयोजन ईंधन के तौर पे किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसमें किया जाता है, याद रखना, कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है बच्चों। अब दूसरा संभारिक, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा के उपचार में, घेघा रोग का नाम सुना, उसके उपचार में किसके समस्थानिक का प्रयोग, आयोडीन के। कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। ठीक बच्चों, अगला क्या है, संभारिक। अब संभारिक में क्या होगा, सेम समस्थानिक की तरह होता है, परंतु समस्थानिक में क्या होता है, अच्छा नाम में ही छिपा है, क्या छिपा है बच्चों, संभारिक। सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक जैसी हों परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाती है। ठीक बच्चों, आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, अगर यहीं तक इतना ही इम्पोर्टेंट है, 9th के सिलेबस तक इतना ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक जुड़े रहने के कारण धन्यवाद। ठीक बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।